नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @UP ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीईटी में जीएसडी के करंट अफेयर है सारी जो है हम लोग आपकी तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में ये हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देखते रहिए। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। भले ही ये हिंदी भाषा में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो डाटा है वो दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को, मतलब दोनों भाषाओं के अभ्यर्थियों को समझने लायक है। क्योंकि नाम है ना, तो नाम में आप ट्रांसलेशन तो कर ही सकते हैं, इतना कौन सा उसमें रूपांतरण की बात है। ठीक है, तो यहाँ हिंदी अंग्रेजी मत कीजिएगा, बस इसमें आपको देखना है, आपको डाटा इकट्ठा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक टेबल बनी हुई है, और जो टेबल है ना, उसमें एक तरफ राज्यों के नाम लिखे हैं, उसके बाद उनकी राजधानी दी है, जिलों की संख्या वहाँ कितनी है, और क्षेत्रफल स्क्वायर किलोमीटर में वर्तमान में कितना है। इसके साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि देश के कुल जियोग्राफिकल एरिया का वो राज्य कितना % कवर करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है जिलों की संख्या, राजधानी तो हमेशा महत्वपूर्ण होती है, और हाँ, इसमें देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें ये कितना धारण करते हैं या कितना अपना घेरते हैं, वो आपको जानना चाहिए। ये जो दिया हुआ है इतना लंबा चौड़ा आंकड़ा, इससे डरिएगा नहीं। ये पढ़ना तो आपको है ही है, लेकिन अक्षर अक्षर या आंकड़े रटने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कौन सा कम है और कौन सा ज़्यादा है, बस इस क्रम को याद करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा है। जिलों की संख्या वर्तमान में 33 है। क्षेत्रफल देखा जाए अगर कितना है, तो ये 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। 10.41% ये टोटल देश के कुल क्षेत्रफल का घेरता है। मध्य प्रदेश राज्य दूसरे नंबर पे है। भोपाल इसकी राजधानी है। 52 जिले फिलहाल हैं। राजनीतिक परिवर्तन हुआ तो तरह तरह के प्रपोजल आए, लेकिन जिले जो वर्तमान में धरातल पर हैं वो 52 ही है। और इसमें जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,08,255 स्क्वायर किलोमीटर, इतना आप देख रहे हैं। 9.37% ये टोटल देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कवर करता है। और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। ये क्षेत्रफल के हिसाब से 3rd पोजीशन पे है। 36 यहाँ जिले हैं, जिलों की संख्या भी ठीक ठाक है। और क्षेत्रफल की अगर बात करें, ये तो जिलों की संख्या हमने देखी, 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया है। 9.36% ये देश के कुल क्षेत्रफल का कवर करता है % के हिसाब से। आंध्र प्रदेश की राजधानी, कार्यकारी राजधानी यहाँ हालांकि विशाखापट्टनम दिया है, लेकिन देखिए हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी हो गया है। तो आंध्र की जो घोषित राजधानी है वो अमरावती है, लेकिन उसे डेवलप होने में भी तो समय लगेगा। मतलब दोनों का विभाजन हुआ, आंध्र से अलग होकर तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया। तो उसके बाद यहाँ जो राजधानी का सेटअप है उसे तैयार होने में टाइम लगेगा, तो तब तक हैदराबाद उसके लिए काम करेगा, लेकिन विधायी राजधानी अमरावती ही है। ठीक। और कार्यकारी राजधानी के तौर पे यहाँ विशाखापट्टनम है, और न्यायिक राजधानी यानी जो जुडिशियल कैपिटल है वो कुर्नूल है। ध्यान दीजिएगा, आंध्र की जो जुडिशियल कैपिटल है वो कुर्नूल है। इसके बाद यहाँ 13 जिलों की संख्या है टोटल। और क्षेत्रफल यहाँ देखा जाए, तेलंगाना के निकलने के बाद कितना बचा है? 1,60,205। और भाषाई आधार पर विभाजित होने वाला पहला राज्य आंध्र ही था, और भाषाई आधार पर फिर से इसका विभाजन होता है। तो भाषा के आधार पर या जाति के आधार पर विभाजन या भेदभाव ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। 4.87% ये टोटल इसका लैंड एरिया कवर करने की बात है। उत्तर प्रदेश राज्य को देखते हैं, जो कि हमारा यूपी है, मतलब आप उसी का एग्जाम दे रहे हैं, उसी से संबंधित। तो लखनऊ इसकी राजधानी है। 75 जिले हैं वर्तमान में, और क्षेत्रफल भी ठीक ठाक है। 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, कम तो नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से कम ही दिखाई देता है। और 7.32% ये पूरे देश का घेरता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए गुजरात है। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और जिलों की संख्या है 33। 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया है इसका, मतलब लैंड एरिया वाइज, और 5.96% ये टोटल कवर करता है। इसके बाद कर्नाटक राज्य को देखते हैं। बेंगलुरु इसकी राजधानी है, और 30 यहाँ पे जिलों की संख्या है। 1,91,000, यहाँ देखें 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल कर्नाटक का एरिया है, और 5.83% ये पूरे देश का कवर करता है जियोग्राफिकल एरिया। ओडिशा को देखते हैं। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। याद रखिएगा, अभी हम राज्यों को देख रहे हैं। अब ये राज्यों का जब क्रम समाप्त हो जाएगा, 28 टोटल राज्य हैं, तो उसके बाद हम यूटीज़ यानी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको स्टार्ट करेंगे, और वो भी 8 हैं तो उन्हें देखेंगे।
तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी हो गई और 30 यहाँ जिले हैं। यहाँ बात हो रही है ओडिशा की और 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल इसका लैंड एरिया है। 4.73% ये इसका ज्योग्राफिकल कवर करने की बात है। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर अटल नगर है और 27 यहाँ पे जिले हैं। 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया इसका दिखाई देता है। देश का ये कुल कितना घेरता है तो 4.11% घेरता है। तमिलनाडु राज्य को देखते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, यहाँ आप देख रहे हैं 37 यहाँ जिले हैं और 1,30,058 ये स्क्वायर किलोमीटर में टोटल इसका लैंड एरिया है। 3.95% ये टोटल देश का घेरता है। बिहार राज्य जनसंख्या घनत्व के मामले में नंबर 1 है, लेकिन क्षेत्रफल इसका अच्छा खासा नहीं है। पटना इसकी राजधानी है जो कि प्राचीन समय में मगध साम्राज्य की मतलब उसका शक्ति केंद्र हुआ करता था, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो 38 यहाँ पे जिले हैं वर्तमान में और 94,163 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल इसका लैंड एरिया है। झारखंड के अलग होने के बाद बड़ा जो क्षेत्र है वो तो झारखंड में चला गया और बहुत बड़ी जो खनिज संपदा थी वो भी झारखंड राज्य में चली गई। फिलहाल 2.86% ये ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है भारतवर्ष का। पश्चिम बंगाल को देखते हैं, इसने भी बहुत उलटफेर देखा है। बंगाल के तौर पे एक बहुत बड़ा प्रांत था, बाद में अंग्रेजों ने उसे तोड़ा और फिर वो टूटता गया, उसमें जुड़ने की संभावनाएं खत्म होती गई। ठीक है, तो अभी बचा है पश्चिम बंगाल और उसकी राजधानी है कोलकाता। 23 यहाँ पे जिले बचे हैं और 88,752 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल इसका लैंड एरिया है। 2.69% ये देश का घेरता है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर में बढ़ चलते हैं। ईटानगर इसकी राजधानी है और 26 यहाँ पे जिलों की संख्या है। ठीक, 26 यहाँ पे जिलों की संख्या है और चीन चाहे जितना यहाँ सिर फोड़ ले, लेकिन हमारी जो ज़मीन है वो हमारी ही रहेगी। तो घोषित तौर पे भारत के अधिकृत जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वो 83,743 है स्क्वायर किलोमीटर में और 2.54% ये पूरे देश का घेरता है। झारखंड राज्य को देखते हैं जो कि बिहार से निकला है। तो झारखंड की राजधानी रांची है। 24 यहाँ पे जिले हैं और 79,714 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल इसका लैंड एरिया है। ठीक ठाक एरिया है और 2.42% ये घेरता है। इसके बाद असम राज्य की ओर चलते हैं। तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं दिसपुर। 33 यहाँ जिले हैं। 78,438 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया है। 2.38% ये पूरे भारत के ज्योग्राफिकल एरिया का कवर करता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को आप देख रहे हैं। शिमला इसकी राजधानी है। 12 यहाँ पे जिले हैं। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल इसका लैंड एरिया है। 1.69% ये पूरे भारत का घेरता है। उत्तराखंड राज्य जो कि यूपी से अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश का ये पहले हिस्सा हुआ करता था, इसे उत्तरांचल के नाम से जानते थे। तो बाद में अलग होता है, फिर नाम में परिवर्तन भी बाद में होता है, विभाजन के बाद नाम में बदलाव होता है। तो फिलहाल इसकी राजधानी है देहरादून और यहाँ जो जिलों की संख्या है वो है 33, माफ़ कीजिएगा 13 जिलों की संख्या है वो कितनी है उत्तराखंड में 13 है और 55,483 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल यहाँ पे लैंड एरिया है। 1.62% ये पूरे भारत का घेरता है। इसके बाद पंजाब को देख लेते हैं। तो पंजाब भी एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था, जैसे बंगाल था। ठीक, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसमें बंगाल को भी बहुत घाटा लगा। उसमें जो पूर्वी बंगाल था वो पूरा बांग्लादेश के तौर पे अलग हो गया, मतलब पहले पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश। और जो पश्चिमी वाला हिस्सा था, पश्चिमी पाकिस्तान के तौर पे जाना गया, वो पंजाब से ही तो निकलता है, उसका बड़ा एरिया पंजाब में से ही निकला गया था। तो पंजाब का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में चला गया, जो बचा उसमें से भी हरियाणा आधा हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पंजाब का जो क्षेत्रफल है वो कितना बचता है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और ध्यान दीजिएगा दोनों की राजधानी है और अलग से वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो पंजाब में जिलों की संख्या है 23 और 50,362 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल लैंड एरिया है। 1.53% ये पूरे देश के ज्योग्राफिकल एरिया का कवर करता है। हरियाणा राज्य पंजाब से एक हिंदी भाषी क्षेत्र के तौर पे अलग होता है और चंडीगढ़ इसकी भी राजधानी है। यहाँ पर एक ही जिला कम है, 22 जिले हैं, 22 जिलों की संख्या है। 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, ये थोड़ा सा पंजाब से छोटा है, इतना इसका स्क्वायर किलोमीटर में लैंड एरिया है। कवरेज कितना है भारत के ज्योग्राफिकल एरिया का? 1.34%। इसके बाद केरल में चलते हैं, एकदम दक्षिण। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, आप जानते भी होंगे। 14 यहाँ जिले हैं और क्षेत्रफल भी कुछ ठीक ठाक है। 38,863, 1.18% ये कवर करता है, सर्वाधिक साक्षर लोगों का क्षेत्र। और मेघालय और मणिपुर में चलते हैं भाई, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो अपने आप में एक नई दुनिया की तरह हमें समझ में आते हैं। तो यहाँ देखिए मेघालय जो है इसकी राजधानी शिलोंग है। 11 यहाँ पे जिले हैं। 22,429 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल लैंड एरिया है। 0.68% ये ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और 16 यहाँ पे जिले हैं। 22,327 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल लैंड एरिया है और 0.67% ये भारतवर्ष का घेरता है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक, 8 यहाँ पे जिले हैं। 21,081 ये टोटल इसका लैंड एरिया है, मतलब इसे आप देख सकते हैं। 0.64% ये पूरे भारतवर्ष का घेरता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और 11 यहाँ पे जिले हैं। 16,579 ये टोटल लैंड एरिया है। 0.50% ये पूरे भारतवर्ष का घेरता है।
त्रिपुरा और सिक्किम को देखिए तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, 8 यहाँ पे जिले हैं, 10,491 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल इसका लैंड एरिया है। और भारत का ये कितना घेरता है तो 0.31%। इसके बाद सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और 4 यहाँ पे जिले हैं, मात्र 4 जिले हैं। और ये चीन इसके ऊपर बहुत कब्जा करने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन भारत ने बहुत कुशलतापूर्वक इस पर अपना नियंत्रण कर लिया। ठीक है, यहाँ के जो चोग्याल थे मतलब राजा थे, वो कतई भारत में विलय नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन अंत में उन्हें मजबूरन विलय होना पड़ता है। फिलहाल 7,096 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल इसका एरिया है, 0.21% ये कवर करता है। गोवा की राजधानी पणजी है, पुर्तगालियों का फेवरेट क्षेत्र, और 2 यहाँ पे जिले हैं, मात्र 2 जिले हैं गोवा में, और 3,702 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल इसका लैंड एरिया है। अब देखिए 0.11% ये पूरे भारतवर्ष का घेरता है। तेलंगाना, अभी हमने आंध्र को देखा, अब उसका जो एक टुकड़ा है तेलंगाना उसको देखते हैं। इसका लैंड एरिया बहुत अच्छा खासा है। हैदराबाद इसकी घोषित और स्थायी राजधानी है। हैदराबाद वास्तव में तेलंगाना की ही राजधानी है। आंध्र की अगर आधिकारिक राजधानी आप कहें तो अमरावती। तो हैदराबाद में यहाँ देख लीजिए, हैदराबाद इसकी राजधानी हो गया। 33 जिलों की संख्या है, जिले कितने हैं 33। और क्षेत्रफल देखिएगा, क्षेत्रफल है 1 लाख, यहाँ देखिए 1,14,840 स्क्वायर किलोमीटर। ये देश के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 3.49% घेरता है। तो यहाँ तक हमने 28 राज्यों को देखा। अब चलते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की ओर। ठीक है, जहाँ पर सीधा केंद्र का नियंत्रण होता है और गवर्नर यहाँ पे अपना रूल करता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले हम देखेंगे अंडमान निकोबार को, जो कि बंगाल की खाड़ी में पसरा हुआ है और हमारा द्वीपीय क्षेत्र है, मतलब हमारे अधिकार में आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मतलब 2 द्वीप हैं, वो आपस में 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, तो वो पूरा हमारा अधिकार क्षेत्र हुआ। काला पानी और जितनी भी चीज़ें हैं आप सुनते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। और जिलों की संख्या कितनी है टोटल, दोनों मिलाकर 3 है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो स्क्वायर किलोमीटर में 8,249 ये इसका क्षेत्रफल है। चंडीगढ़ को आपने देखा पीछे, वो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी थी, लेकिन खुद ये केंद्र शासित प्रदेश है और खुद अपनी ही राजधानी है। ये मजे की बात, एकमात्र जिला है, मतलब ये चंडीगढ़ है ही है तो एक ही जिला होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और 114 स्क्वायर किलोमीटर मात्र इसका एरिया है। दादरा और नगर हवेली, दमन दीव, मतलब दादरा नगर हवेली और दमन दीव आप कह लीजिए। पहले क्या था कि ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2019 में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। पहले तो जम्मू कश्मीर जो एक विशेष राज्य के तौर पे दर्जा प्राप्त करता था, उसको तोड़ दिया जाता है, मतलब उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सामान्य राज्य के तौर पे, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे अब ट्रीट किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बन गया और उसका जो बड़ा पार्ट था लद्दाख वाला एरिया, वो एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ऐसे हो गया। तो इससे क्या हुआ था कि जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी संख्या में वृद्धि हो गई थी, लेकिन बाद में दमन दीव और दादरा नगर हवेली को गृह मंत्रालय ने एक में मर्ज कर दिया। अमित शाह जी ने घोषणा की कि दोनों एक में समाहित हो गए। तो अब इनकी जो कंबाइंड कैपिटल है वो दमन है। ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन के बाद 3 यहाँ पर जिले हैं और 603 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल इसका लैंड एरिया है। इसके बाद भारत के दिल को देख लेते हैं, यानी भारत का दिल मतलब मध्य प्रदेश तो है ही है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली की बात की जा रही है। अब दिल्ली जो है इसकी राजधानी दिल्ली ही होगी और कोई हो ही नहीं सकती। 11 यहाँ जिले हैं और क्षेत्रफल दिया हुआ है 1,483 स्क्वायर किलोमीटर में। लक्षद्वीप की ओर चलते हैं, यहाँ नीचे देखिए बंगाल की खाड़ी में अंडमान को हमने देखा। अब अरब सागर यानी अरेबियन सी की ओर चले तो वहाँ लक्षद्वीप नाम का जो एटॉल द्वीप समूह है वो हमें दिखाई देता है। ये प्रवाल द्वीप है, मूंगे की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं चारों ओर। कवारत्ती इसकी राजधानी है और इसमें द्वीप में जितने भी क्षेत्र हैं ना उसमें अधिकतर निर्जन है, ज़्यादातर आबाद ही नहीं है, इंसानों की वहाँ पे आबादी नहीं पाई जाती। कुछ जो है उसमें आबादी पाई जाती है। यहाँ फिलहाल जिलों की घोषित संख्या एक ही है और 32 स्क्वायर किलोमीटर मात्र इसका लैंड एरिया है। यहाँ याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। और पुडुचेरी को देखिए, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी खुद ही है। 4 यहाँ पे जिले हैं और 492 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल लैंड एरिया कवर करता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और 22 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसका लैंड एरिया कम है। लैंड एरिया कितना है 55,538 है। जबकि लद्दाख को देखिए, वहाँ लेह इसकी राजधानी है, मात्र 2 जिले हैं और लैंड एरिया देखिए कितना है 1,74,852। हालांकि इसमें से बहुत सारे हमारे पड़ोसियों ने अधिकृत कर रखा है, लेकिन फिर भी वो भारत का एरिया है, वो भारत का ही रहेगा। तो लद्दाख का इतना हो गया। लद्दाख वैसे एक शीत मरुस्थल है, यहाँ कोई भी वनस्पति आराम से उग नहीं सकती क्योंकि मिट्टी जो है वो कई मीटर नीचे दफन होती है, ऊपर बर्फ की बहुत स्थायी परत होती है। और ये शीत मरुस्थल यानी शुष्कता वाला क्षेत्र है, यहाँ वर्षा का भी अभाव होता है। ये सब हाई एल्टीट्यूड की वजह से होता है। तो यहाँ तक हमने एक बेसिक डाटा देखा। अब इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। और इस वाली इन्फॉर्मेशन में हम देखने वाले हैं प्रतीक चिन्हों को, मतलब जो इम्बेलम्स हैं उनको देखने वाले हैं। तो इम्बेलम का मतलब ये है कि प्रतीक चिन्ह की बात तो बाद में करेंगे कि कहाँ पे बरगद का वृक्ष है और कहाँ पे सिंबल है, लेकिन मूल तौर पे जो परीक्षा में पूछा जाता है या आपका जो पीटी एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा, पशु पूछे जाएंगे, राजकीय पशु कौन सा है या राजकीय पक्षी कौन सा है।
तो शुरुआत यहाँ मध्य प्रदेश राज्य से हुई है, वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, बारहसिंघा यहाँ का पशु है, मतलब राजकीय पशु है। और दूधराज नाम का एक बुलबुल का जोड़ा होता है, प्रजाति होती है। उसमें जो नर बुलबुल होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और मादा बुलबुल थोड़े छोटे आकार की होती है, वो ऑरेंज कलर की होती है। ये दुर्लभ होते हैं और मध्य प्रदेश में इनकी संख्या भी कम है, लेकिन इसे राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। ठीक, इसके बाद अगले वाले की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र राज्य को देखिएगा, यहाँ पर पशु जो है, पशु कौन है? ये भारतीय विशाल गिलहरी है, इसका चित्र भी आप देख रहे हैं। और पक्षी जो है वो हरे रंग का कबूतर है। ठीक है, कबूतर आपने हरा देखा है? अगर देखना है तो आप चले जाइए यहाँ पे। और पुष्प जो है ये जरूल है। ये वनस्पति जो है ना, इसके पिंक कलर के ऐसे फ्लावर्स होते हैं और पत्ते काफ़ी चिकने और बड़े बड़े होते हैं। तो ये तमह और या जरूल कहा जाता है, इसके दोनों नाम हैं। ये देखिए, तमहम का कोई मतलब नहीं है, जरूल इसको कहा जाता है। जरूल इसका नाम है, ये पुष्प है और लता के रूप में होता है। ये पत्ता आप देख रहे हैं, इसको चढ़ा देंगे ऐसे छत पे तो लता बन जाएगी। और वृक्ष को देखिए तो आम यहाँ का जो है राजकीय वृक्ष है। इसके बाद अगले वाले राज्य की ओर चलते हैं। तो अगला राज्य हमारा मणिपुर है। यहाँ पशु आपका संघाई डियर है। ठीक है, डांसिंग डियर इसको कहा जाता है। पक्षी जो है वो नोनगई है, इसका चित्र भी आप देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये पक्षी कैसा है, देखने में आकर्षक है। पुष्प यहाँ का सिरोई लिली है। ये एक तरह की कुमुदनी की प्रजाति होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुमुदनी जो है वो सिर्फ पानी में पैदा होती है, इसको नमी चाहिए होती है। और उनिंग थोउ नाम का जो वृक्ष है, ये औषधीय महत्व वाला वृक्ष होता है। इसके पुष्प आप देख लीजिए, इसको पीस कर काढ़ा तैयार किया जाता है और वो विषाणु जनित जितनी बीमारियां होती हैं उसमें काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो ये मणिपुर के कुछ अधिकृत पशु पक्षी पुष्प और वृक्ष को हमने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगला हमारा मिजोरम है। ठीक है, तो मिजोरम का जो पशु है वो सीरो है। ठीक, सीरो का चित्र आप देख रहे हैं। पक्षी यहाँ का हमेस बर्डलेट फेरेंथस है, मतलब ये हमीस इसको कहा जाता है। और पुष्प यहाँ पे देख लीजिए, इसका अंग्रेजी वर्जन मच बेटर है क्योंकि हिंदी वाले में थोड़ा अनुवाद विचित्र था। चलिए, कोई बात नहीं, जानकारी से मतलब है। डांसिंग गर्ल यहाँ की जो यहाँ राजकीय पुष्प के तौर पे अधिकृत है। डांसिंग गर्ल का मतलब ये कोई लड़की नाच नहीं रही है, ये पुष्प का नाम है। और जब इसमें कलियाँ लगती हैं तो ये पौधा झूमने लगता है और इसीलिए इसको डांसिंग गर्ल कहा जाता है। और मैजुअल फेरेरा नाम का जो वृक्ष है, ये नाहर कहा जाता है। ये यहाँ पर राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। हम बात कर रहे थे मिजोरम की। इसके बाद आगे चलते हैं, नागालैंड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एनिमल है वो आप देख रहे हैं, ये ट्रैगोपैन ब्लाइथी है। इसका जो चित्र है वो आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। कुछ जगह जो है वानस्पतिक नाम और वैज्ञानिक नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो उसी नाम से पूछा भी जाता है। अब इसके बाद अगले वाले को देखिए, उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य में जो यहाँ का स्टेट एनिमल है वो सांभर है और यहाँ की जो बर्ड है वो ब्लू जे है। इसका जो चित्र है उसे आप देख रहे हैं। फ्लावर जो है वो अशोक है। ठीक, ये आप देख रहे हैं। जो ट्री है वो यहाँ का अश्वत्थ है। अश्वत्थ किसको कहा जाता है? पीपल को कहा जाता है। तो पीपल यहाँ का राजकीय वृक्ष है। ये बात हो रही है उड़ीसा की। इसके बाद पुडुचेरी को देखते हैं। पुडुचेरी का अगर देखा जाए तो यहाँ का राजकीय पशु आप देख रहे हैं, ये गिलहरी है। ठीक है, कुछ खा रही है। और बर्ड जो है यहाँ का कोयल है। कोयल बर्ड को आपने देखा होगा, ये घोंसला नहीं बनाता है और अपने अंडे दूसरे मतलब कौवे के घोंसले में देता है। फ्लावर यहाँ का देख लीजिए, ये कैनोबेल है। कैनोन बेल इसको कहा जाता है। इसका फूल बहुत खूबसूरत होता है लेकिन खुशबू नहीं होती है। और ट्री को देख लीजिए, ये विल्वा ट्री है। विल्वा ट्री का मतलब समझ रहे हैं, ये विल्व का वृक्ष है, अर्थात बेल का पेड़ है। ये जो फल है ये बेल का है, बहुत सख्त होता है। इसके बाद पंजाब को देखिए। पंजाब का जो स्टेट एनिमल है वो ब्लैक बक है। ये एंटीलोप होता है एक तरह का। और बर्ड की प्रजाति में यहाँ जो बाज होता है, मतलब ईगल, ठीक है, ये यहाँ का राजकीय पक्षी है। ट्री की अगर बात करें तो शीशम का वृक्ष जो है ये पंजाब का राजकीय वृक्ष है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। राजस्थान राज्य को देखिएगा। चिंकारा नाम का जो डियर होता है, इसको इंडियन गैजल भी कहा जाता है। ये यहाँ का स्टेट एनिमल है। और बर्ड की अगर बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि संकटग्रस्त हो गया है और ये IUCN की लिस्ट में भी शामिल है, तो ये यहाँ का स्टेट बर्ड है। फ्लावर यहाँ का रोहिदा है। और जब ये फलता है या फूलता है, पहले फूल लगेगा उसके बाद फल लगता है, तो पूरा जंगल लाल हो जाता है। खेजड़ी यहाँ का राजकीय वृक्ष है। कांटेदार होता है लेकिन ये औषधीय महत्व का होता है और इसकी लकड़ी काफ़ी उपयोगी होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, जो पिक्चर वाला डाटा है वो उतना ही उपलब्ध था, लेकिन यहाँ पर आपको नाम मालूम होना चाहिए। तो राजकीय पशु की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को अगर आप देखें तो वहाँ का राजकीय पशु गैंडा है और राज्य पक्षी हॉर्नबिल है। ठीक है, ये हॉर्नबिल जो होता है इसकी चोंच बहुत बड़ी होती है और ये शिकार पकड़ने के लिए काफ़ी उसको मदद करती है। इसके अलावा फल वगैरह खाता है। तो ये ग्रे हॉर्नबिल होते हैं और येलो बेक वाले हॉर्नबिल होते हैं। तो येलो बेक वाला जो हॉर्नबिल है वो वहाँ पाया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश को हमने देखा और इसमें जो जिले हैं उन्हें आपने पहले ही देख लिया है। 20 फरवरी 1987 को एक असम के भाग के रूप में ये अलग होता है, मतलब इसकी स्थापना का जो समय है वो दिया है। बाद में इसमें संशोधन होता है। ईटानगर इसकी राजधानी थी। इतना हमने पहले ही देख लिया है। इसके बाद असम राज्य को देखिएगा तो असम की राजधानी दिसपुर थी और यहाँ जो एक सींग वाला गैंडा है वही राजकीय पशु होगा। सफ़ेद पंखों वाली बतख यहाँ की राजकीय पक्षी है। असम राज्य के बारे में अगर देखा जाए तो इस शब्द के उद्भव के बारे में विद्वान भी नहीं जानते, मतलब विद्वानों के बारे में भी
यहाँ एक राय नहीं कही जा सकती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पहाड़ी और घाटियों के कारण यहाँ भूमि सम नहीं थी, मतलब ऊंचा खाला था, कहीं ऊंची जमीन थी, कहीं उबड़ खाबड़ पथरीला पठार था, कहीं घाटियाँ थीं, तो इस वजह से इसको असम कहा गया। और ये संस्कृत का असम शब्द से है, मतलब वहाँ से निकला हुआ है। और ब्रिटिश शासनकाल के समय में इसका जब विलय किया जाता है तो उससे पहले 600 साल तक करीब यहाँ जो अहोम राजा थे वो शासन करते, तो वो वाला समय था। तो ये सब कुछ इसकी बेसिक बातें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो राज्य है उसे अगर आप देखें तो ये आंध्र था। आंध्र को हालांकि हमने पीछे देख लिया है। राजकीय पशु यहाँ का काला हिरन है, ब्लैक बक उसको कहते हैं, और इंडियन रोलर यहाँ का राजकीय पक्षी है। समय समय पर परिवर्तन भी होते हैं। ओडिशा को हमने पहले ही देख लिया है तो उसमें फिर वापस घुसने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। देखिए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वो क्या है? कस्तूरी मृग है। और हिमालयन जो मोनॉल होता है वो यहाँ पे राजकीय पक्षी के तौर पे काम करता है। अच्छा एक चीज़ और है कि देखिए उत्तराखंड में जो भाषा बोली जाती है ना, यहाँ आप उत्तराखंड को कहाँ पर देख रहे हैं? ये आपका है उत्तराखंड यहाँ पे, ठीक। उत्तराखंड में जो भाषा बोली जाती है वो गढ़वाली हिंदी, मतलब हिंदी मुख्य भाषा है। गढ़वाली, कुमायूनी, इस प्रकार की पहाड़ी भाषाएं उसके साथ मिली हुई होती हैं। और स्थापना कब होती है? 9 नवंबर सन 2000 में होती है। क्षेत्रफल आपने पहले ही देख रखा है। तो ये सब कुछ चीज़ें। लिंगानुपात यहाँ 963 है। साक्षरता करीब 79.63% है। अभी जो पिछला वाला सेंसस है उसी का डाटा है। लेटेस्ट आएगा तो उसका अपडेट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप जो एग्जाम देंगे उतने तक तो वही काम आने वाला है। हाँ, कर्नाटक राज्य को देख लेते हैं। ठीक है, कर्नाटक यहाँ दिख रहा है, ये ऊपर है, ठीक। तो कर्नाटक राज्य की अगर बात करें, यहाँ पर राजकीय पशु हाथी है और इंडियन रोलर यहाँ का राजकीय पक्षी है, ठीक है। राजधानी बेंगलुरु थी, वो आपने पहले ही कवर कर लिया है। और लिंगानुपात की अगर बात करें यहाँ पर टोटल, तो वो कितना होता है? महिलाओं की जो प्रति 1000 पुरुषों पर संख्या है 968 है। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 319 है। साक्षरता यहाँ पे 75.60% है। उसमें पुरुषों की साक्षरता हमेशा ज़्यादा होती है, तो वो करीब अगर आप देखें तो 82.5 समथिंग है। मतलब एकदम एग्जैक्ट आपको नहीं मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा अगर आसपास की भी जानकारी है तो चल जाएगा। और महिलाओं की साक्षरता तब भी ठीक है, 68.13% है। और कर्नाटक जो है वो दक्षिण के पठार के जो पश्चिमी किनारा है वहाँ पे स्थित है। इसकी लोकेशन आपने मैप में देखी होगी। उत्तर में महाराष्ट्र है, गोवा है, और पूर्व में आंध्र प्रदेश है, दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, और पश्चिम में अरब सागर है, अरेबियन सी इसको घेरे हुए है, ऐसा है। तो ये सब हमने देखा। इसके बाद अगले राज्य की ओर बढ़ चलते हैं। तो अगला राज्य हमारा कौन सा होगा? केरल को देख लेते हैं, ठीक है। केरल यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, जब दक्षिण की ओर चले गए हैं तो दक्षिण वाले राज्यों को देख लेते हैं। केरल की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, इसकी स्थापना का समय। क्षेत्रफल इसका आपने पहले ही देख लिया है तो उसमें नहीं घुसेंगे। भाषा यहाँ की मलयालम है मुख्य तौर पे, और जनसंख्या ठीक ठाक है। महिलाओं की संख्या यहाँ भी अच्छी खासी है। अब इसमें जो जनसंख्या घनत्व है उसको अगर देखा जाए तो 859 है, मतलब काफ़ी घनी आबादी। और महिलाओं का जो लिंगानुपात है पुरुषों की तुलना में वो भी यहाँ अच्छा है, मतलब 1084 है। साक्षरता यहाँ पुरुषों की साक्षरता तुलनात्मक रूप से महिलाओं की साक्षरता की तुलना में ज़्यादा है। ज़्यादा है या कम है बताइए? केरल में महिलाओं की साक्षरता ज़्यादा है या पुरुषों की साक्षरता ज़्यादा है, जरा बताइएगा, ठीक। और केरल छोटा सा राज्य है, तो आप क्षेत्रफल देखकर ही समझ गए होंगे। पश्चिमी कोना जो दक्षिण पश्चिमी कोना है भारत का, वहाँ स्थित है। और इसमें गाँवों की संख्या ठीक ठाक है, मतलब अच्छी खासे गाँवों की संख्या है, और मात्र 159 कस्बे पाए जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्र इसमें उच्च भूमि वाला क्षेत्र आपको मिलेगा, मध्य भूमि है और निचली भूमि है, जैसा कि ढाल में होता है। और यहाँ काफ़ी रबड़, इलायची, इन सब के बागान पाए जाते हैं। जो रोपण कृषि होती है, प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, वो सब यहाँ बोई जाती है। इसके बाद अगले राज्य की ओर चलते हैं। हाँ, इसका जो राजकीय पशु है वो क्या है? हाथी है। जो इंडियन मतलब एशियन एलिफेंट होता है वो है। और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये यहाँ का राजकीय पक्षी है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मेघालय, ये जनजातीय बहुल क्षेत्र है। मेघालय वाला एरिया पहाड़ी राज्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खासी, जयंतिया और गारो जो जनजातियाँ हैं वो यहाँ रहती हैं। और इसकी राजधानी शिलांग जो आपने पहले ही देखी है, वो ऊंचे पठार पर काफ़ी केंद्र में स्थित है, इसीलिए उसको राजधानी बनाया भी गया है लोकेशन वाइज। और इसमें नदियों की अगर बात करें तो कृष्णाई, उमरिंग इसको कहा जाता है, कालू जीरा है, निटाई है, इस प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, तो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें देखिए जो राज्य पशु है वो क्लाउडेड लेपर्ड है, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड ये तेंदुए की एक वेराइटी होती है। और पहाड़ी मैना यहाँ की राजकीय पक्षी है। इतना हमने देखा। और ऐसे ही कुछ जो फुटकर राज्य हैं उनको देख लेते हैं। देखिए सभी राज्यों का जो डाटा है वो देखना उतना आवश्यक नहीं है। जो आसपास के राज्य हैं या फिर हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहे हों तो उनसे प्रश्न बन सकते हैं। अब इसके बाद इसमें सिक्किम को देख लीजिए, ठीक है। सिक्किम इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिक्किम का अगर डाटा देखा जाए तो गंगटोक इसकी राजधानी थी, वो हमने पीछे ही देखा। इसमें राजकीय पशु है रेड पांडा। ये जो लाल पांडा है ये पांडा के साइज का नहीं होता, जो ब्लैक एंड व्हाइट पांडा है उतना बड़ा नहीं होता है, छोटे आकार का होता है। और राजकीय पक्षी यहाँ का ब्लड फीजेंट है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी को हमने देख ही लिया। और ये भारत का मतलब भारतीय संघ का 22वां राज्य बनता है। पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है। इसके उत्तर में तिब्बत है,
सीमा के तौर पे। पश्चिम में नेपाल है, पूर्व में भूटान है और दक्षिण में भारत इसको घेरे हुए है। 16 मई 1975 को इसको राज्य के तौर पे मान्यता प्राप्त होती है। यहाँ जो भाषाएं बोली जाती है ना, उसमें लेप्चा है, भूटिया है, ये सब जनजातियों के नाम पे, मतलब जो जनजातियां भाषा बोलती हैं उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। और भी इसमें डाटा हो सकता है, जैसे आप देख लीजिए सिक्किम के बाद हरियाणा राज्य को देख लीजिए। ठीक है, यही चंडीगढ़ दिखाई दे रहा है, ये पंजाब है और नीचे हरियाणा है। तो हरियाणा राज्य का स्थापना का जो समय है वो 1966 है। पंजाब से इसको अलग किया गया था, ये आपने पीछे ही देखा। लिंगानुपात यहाँ महिलाओं का जो प्रति 1000 पुरुषों पे है वो काफ़ी कम है। हरियाणा इस मामले में थोड़ा सा बदनाम है। 877 यहाँ लिंगानुपात है। साक्षरता ठीक ठाक है, 76.64%। ठीक है, अब हरियाणा राज्य जो है इसके पूर्व में उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा पश्चिम में अगर देखा जाए तो पंजाब है, इसके बाद उत्तर में हिमाचल है, दक्षिण में राजस्थान है, ऐसे, और दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है। तो ये आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देख सकते हैं। इसमें 2 भौगोलिक क्षेत्र हैं, एक तो हिमालय का जो क्षेत्र है वो आता है और एक सिंधु गंगा वाला जो उपजाऊ क्षेत्र है वो आता है। तो यहाँ प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा होता है। यहाँ का जो राज्य पशु है वो काला हिरन है और काला फ्रैंकोलिन यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो इस प्रकार की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इतना हमने देखा। इसके बाद हिमाचल को भी देख लीजिए, ये ऊपर दिया हुआ है। तो हिमाचल की स्थापना होती है 25 जनवरी 1971 को। यहाँ जो क्षेत्रफल है वो आप पहले ही देख रहे हैं, यहाँ लिस्ट में मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। भाषाएं यहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है, उसके अलावा डोगरी भी बोली जाती है। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड जिसे कहा जाता है, और पश्चिमी ट्रैपोगॉन, ये आपने पीछे भी देखा है, तो ये यहाँ का राजकीय पक्षी है, ऐसा है। ठीक, अब इसमें अगर देखा जाए तो नवंबर 1966 में पंजाब का जो कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे शिमला, यहाँ कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति जिले, अंबाला जिला, इसके अलावा नालागढ़ तहसील, होशियारपुर, गुरदासपुर जिले, इसका कुछ भाग, मतलब कुछ एरिया, सभी नहीं, वो सब हिमाचल में मिला दिया गया। तो ये कुछ नई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हालांकि पहले की चीज़ है। भौगोलिक लिहाज से अगर देखें तो दक्षिण और उत्तर के हिस्सों में इसे बांटा जा सकता है। हिमालयी राज्य है वो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अपना यूपी है, क्योंकि यूपी से रिलेटेड आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो 15 अगस्त 1947 को यह स्थापित होता है। हालांकि इसकी संरचना में कई बार परिवर्तन हुए हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना मानी जाती है संयुक्त प्रांत के तौर पे, और 26 जनवरी 1950 तक वो उसी अवस्था में रहता है। उत्तर प्रदेश राज्य 1956 जो भाग ए वाला सिस्टम था उसके तौर पे सामने आता है, मतलब इसका जो वर्तमान नाम है उसे 1956 में जब राज्यों का फिर से एक बार गठन होता है तो उसमें हम देखते हैं। यहाँ मूल भाषाएं हिंदी है, उसके अलावा उर्दू है। जिले कुल मिलाकर यहाँ आपने देख ही लिए हैं, 75 जिले हैं। ये घटते बढ़ते रहते हैं, तो इसे आप अपडेट कर सकते हैं। मुख्य नदियों की अगर बात करें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, इस प्रकार की नदियां हैं। फसलें यहाँ पे धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, चना, ये सब फसलें हैं। आम, अमरूद, आंवला, ये सब यहाँ बढ़िया प्रोडक्शन फलों का होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी फल होते नहीं हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर होते हैं उन्हें हम देख रहे हैं। खनिज की अगर बात करें, खनिज संसाधन पूछे जाते हैं। ये किसी भी राज्य का अगर राज्यवार परीक्षा होती है ना तो उसमें पूछा जाता है, और इसमें बाकी राज्यों का नहीं पूछेगा। जो आपका स्टेट है, जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो, उसका पूछा जाएगा। तो खनिज संसाधन में चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, वो यहाँ से मिलता है। मैग्नेसाइट है, सोप स्टोन जो होता है वो भी प्राप्त होता है। जिप्सम है, ग्लास सैंड है, संगमरमर भी मिल जाता है। फास्फोराइट, बॉक्साइट, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ये सब यहाँ मिलता है। और उद्योग, सीमेंट उद्योग यहाँ हो सकता है। वनस्पति तेल का उद्योग है ही है, ये आपने पढ़ा भी होगा। सूती कपड़ा इंडस्ट्री भी है, सूती धागा यहाँ बनता है। चूड़ी और कांच उद्योग भी है। चीनी का उद्योग है, जूट उद्योग है। और हस्तशिल्प की अगर बात करें यूपी की, ठीक है, यूपी का अगर हस्तशिल्प आप देखें तो चिकन का काम होता है, लखनवी चिकन आपने सुना होगा। इसके अलावा जरी का काम होता है, लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर वगैरह बनते हैं। मिट्टी के खिलौने, पीतल का काम होता है, पीतल के बर्तन भी बनते हैं, और भी बहुत कुछ बनता है। तो यहाँ आप आदि लगाकर समझ सकते हैं। हाँ, लोकगीत ये देखा जाए तो लोकगीत जो है यूपी में अगर आप देखें तो बिरहा है, ये विरह वेदना को दर्शाने के लिए होता है। चैती है, ढोला है, कजरी है, अब ये सावन का महीना चल रहा है ना तो कजरी इस समय गाई जाती है। रसिया है, आल्हा भी गाया जाता है, पूरन भगत है, भर्तृहरि है, ये सब प्रमुख लोकगीत हैं। और लोक नृत्य में अगर आप यूपी में घुस जाइए तो ढेर सारे लोक नृत्य आपको दिखाई देंगे, जैसे कर्मा है, चांचली है, छपेली है, छोलिया है, पांडव है, भैला नृत्य है, और वादी वादिन है, लौंग है, और भी आपने चरकुला वगैरह सुने होंगे। तो कई सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जितने नाम आपको गिना दिए गए उतने ही हैं। नृत्यों की जो लिस्ट है वो अच्छी खासी। प्राकृतिक रूपरेखा अपने उत्तर प्रदेश के बारे में अगर देखा जाए तो भारत के जो सीमांत प्रदेश हैं उनमें से ये एक गिना जाता है। इसकी जो उत्तरी सीमा है, मतलब इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है, हिमालय की तरफ वाला, वो नेपाल से जुड़ा हुआ है, मतलब नेपाल के साथ इसका बॉर्डर लगता है। और उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड है, जो कि कभी हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो भी इसे टच करती है। और पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी सीमा पर हरियाणा है, दिल्ली और राजस्थान भी इधर ही हैं। दक्षिण में अगर हम देखें तो एमपी है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। पूर्वी सीमा अगर हम देख लें अपने यूपी की तो बिहार और झारखंड से ये लगी हुई है। ऐसा हमारा पूरा सीमावर्ती जो स्ट्रक्चर है उसे हम देखते हैं।
जिले कितने हैं वो तो आप पीछे ही देख चुके हैं। और पुराने समय में उत्तर प्रदेश मध्य देश के नाम से प्रचलित था। जो इसका पुरातन समय है ना, प्राचीन समय, उसे मध्य देश के नाम से जाना जाता था। और बाद में जब आर्य आते हैं, मतलब आर्य सभ्यता आती है, तो सप्त सैंधव प्रदेश के तौर पे ये सिंचित अविभाजित पंजाब का हिस्सा हो गया। मतलब वहाँ पे बस्तियाँ बना लिए गए और यहाँ भी खेती करते थे। चूँकि आप जानते हैं कि जो जलोढ़ बलुई मिट्टी है वो नदियों के द्वारा यहाँ मैदानों में लाई जाती है, तो उर्वर जमीन पाई जाती है। मगध में क्रमशः जब हर्यक, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी चलती हैं, तो वो इस पर भी शासन करते हैं। मतलब आसपास के क्षेत्रों पर जब कब्जा करते हैं तो इस पर भी शासन करते हैं। और सिकंदर जब रिटर्न होता है तो उसके बाद भारत में फिर से एक बार क्रांति होती है। नंद शासकों को, मतलब 323 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय होता है, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य मतलब छीन लेते हैं, जाकर नंद वंश का अंत करते हैं, घनानंद को हटाकर वहाँ शासन स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से अब चंद्रगुप्त मौर्य का जब मगध पे वर्चस्व स्थापित होता है तो उत्तर प्रदेश भी कहीं ना कहीं उन्हीं के कंट्रोल में रहता है। ऐसा नहीं कि उससे बाहर रहता है। बाद में मुगल आते हैं, ये तो प्राचीन समय हो गया। तो बाबर जो है वो पानीपत की लड़ाई जीतता है, उसके बाद लोदियों का वहाँ से अंत हो जाता है और आगरा पे वो कब्जा कर लेता है। बाद में मतलब 1526 में ही इब्राहिम लोदी को हरा के वो आगरे पे अधिकार कर लेता है और मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। और जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, मतलब 1857 की बात की जाए तो मेरठ अच्छा खासा उसका केंद्र था और यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और सिर्फ 1857 का जो संग्राम था उतना ही नहीं, बल्कि 1942 में जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें भी यहाँ पे समानांतर सरकार बलिया जिले में गठित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ शानदार भूमिका निभाने वाले लोगों के नाम आप गिन सकते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, हजरत महल है, बख्त खां है, ये सब यहीं पर मतलब उत्तर प्रदेश में ही सक्रिय थे। कानपुर के नाना साहेब हैं, मौलवी अहमदुल्ला है, राणा बेनी माधव है, अजीमुल्ला खां है, ये सब राष्ट्रभक्त थे और ऐतिहासिक संघर्ष में अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हैं। अच्छा, यहाँ मेले कौन कौन से लगते हैं उत्तर प्रदेश में? चलिए लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी राज्यों के मेले आप याद भी नहीं रख पाएंगे। आप अपने राज्य का, मतलब जिस राज्य का आप एग्जाम दे रहे हैं उसका याद रखिए। कनखल ये दर्शनीय स्थल है। ठीक है, दर्शनीय स्थल भी हम लोग देखेंगे और मेले भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। तो प्राचीन परंपरा हमारे देश में बहुत पहले से चल रही है और उत्तर प्रदेश इसका एक अच्छा खासा सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता है, अभी भी है, पहले भी था। जो कनखल जिला है ये सहारनपुर वाले क्षेत्र में आता है, मायापुर हेडवर्क के लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर, और बहुत बड़े क्षेत्र के नगर के तौर पे इसको देखते हैं। मतलब मोटी बात यह है कि हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका जो मुख्य मंदिर है दक्षेश्वर महादेव का मंदिर, ये दक्षिणी सीमा पर है, और हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे है, तो ये है। और प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, अभी नाम चेंज कर दिया गया है, पुराना नाम वापस आ गया है। तो यहाँ तो कुंभ मेला लगता है, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, गंगा यमुना सरस्वती नदियों का यहाँ संगम होता है। अयोध्या जिला फैजाबाद, तो मतलब ये राम मंदिर के तौर पे अभी भी फेमस हो गया है, मतलब रामलला यहाँ मंदिर निर्माण का जो काम है वो शुरू हो गया है, तो इसे आप दर्शनीय स्थल के तौर पे देख सकते हैं। राम जन्मभूमि है और सप्त महापुरियों में से इसे एक गिना जाता है। इसके बाद सोरो है, ये माना जाता है कि तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है उसके तौर पे यहाँ दिखाई देता है। शूकर क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, पवित्र तीर्थ है। वाराणसी तो काशी पाप नाशी और वरुणा पाप हरना के नाम से प्रसिद्ध है। तो काशी बहुत प्राचीन नगरी है, मतलब सबसे प्राचीनतम जो नगर है उसमें से गिनी जाती है। और वरुणा और अस्सी दो नदियों का यहाँ पे संगम होता है। अस्सी नदी को अभी आप देखेंगे ना बनारस में तो एकदम नाले में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन वहाँ इनका संगम होता है। और वाराणसी नगर उसी के आसपास, मतलब आप काशी विश्वनाथ जी का जो पुराना मंदिर है, जो स्वर्ण शिखर वाला मंदिर है, उसको देखिए, उसी के आसपास वाराणसी डेवलप होती है। बाद में बनारस का दायरा फैलने लगता है जब पॉपुलेशन बढ़ती है। तो मेन जो वाराणसी मतलब काशी नगरी है, उस कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है, तो वो विश्वनाथ टेम्पल के आसपास ही है। इसके बाद देखें आगे सारनाथ, अब ये वाराणसी जिले का हिस्सा बन गया है, पहले इसे मृगदाव कहा जाता था। ठीक है, मृगदाव कहा जाता था और बौद्ध तीर्थ इसे माना जाता है। क्यों माना जाता है वो बताने की जरूरत नहीं, धर्मचक्र प्रवर्तन वाला जो प्रोसेस है वो यहीं पर हुआ था। इसके साथ देवबंद को आप देखते हैं, सहारनपुर वाला क्षेत्र, देवबंद रेलवे स्टेशन यहाँ से कुछ दूरी पर है, मतलब मुजफ्फरनगर से। और दुर्गा जी का मंदिर यहाँ पे है, देवी कुंड सरोवर है, शाकंबरी देवी का मंदिर है सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर का जो शाकंबरी देवी का मंदिर है वो आप देख रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर ये गाजियाबाद वाले क्षेत्र में पड़ता है, मेरठ से करीब 42 किलोमीटर दूर है, गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। और प्राचीन काल में हस्तिनापुर वाला जो क्षेत्र था उसका एक मोहल्ला या कस्बा आप कह सकते हैं, वो हुआ करता था। कौशाम्बी है, विंध्याचल है, विंध्य भवानी विंध्यवासिनी देवी का क्षेत्र, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे अष्टभुजा और काली खोह में काली देवी का मंदिर है, मतलब तीनों देवियाँ यहाँ पे एक साथ देखी जाती हैं। और देवी पाटन ये जिला गोंडा में पड़ता है, पाटेश्वरी देवी का यहाँ मंदिर है। मगहर यहाँ पे कबीरदास जी चले जाते हैं, क्योंकि मान्यता ऐसी रहती है कि मगहर में जाकर जो शरीर त्यागता है उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती है। तो कबीरदास इस मान्यता को नष्ट करने के लिए वहाँ जाते हैं और वहीं पर अपना मतलब उनका देहावसान होता है। तो ये बस्ती जिले में पड़ता है। श्रावस्ती में मतलब जिला बहराइच की अगर बात करें तो बलरामपुर सड़क मार्ग पर, ये मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये भी दर्शनीय स्थल है। जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान है उसमें मथुरा को आप देखते हैं, वृंदावन को देखते हैं, गोवर्धन भी जिला मथुरा में ही आता है। ठीक, बरसाना है, ये सब है।
भगवान कृष्ण की लीलाओं का क्षेत्र है। चित्रकूट को आप देख लीजिए। और इसके बाद फतेहपुर सीकरी, ये जिला आगरा है, मतलब यहाँ पे जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है वो स्थित है, आप इसे देख सकते हैं। लखनऊ के बारे में ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, उन्हीं के नाम पे ये लखनपुरी थी, लक्ष्मणपुरी थी, और धीरे धीरे जो मुगल कालीन शासक थे उनके समय में इसका नाम बिगड़कर लखनऊ हो गया, क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे। तो यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। देवा शरीफ, ये बाराबंकी में है, यहाँ पे सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। इसके बाद बहराइच है, कन्नौज है, जयचंद के किले के अवशेष भी आप देख सकते हैं। बहुत कुछ है देखने के लिए, ये तो छोटी लिस्ट है। कृषि की अगर बात करें अपनी यूपी में, तो यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है इसमें कृषि की अच्छी खासी संभावनाएं हैं, लेकिन जो बढ़ती हुई मांग है उससे जो उत्पादन है वो पर्याप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, और ज़मीन की उर्वरता कम होती जा रही है, ये समस्या है। यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को देखते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये सबसे पुरानी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा छत्रपति शाहू जी महाराज वाला जो विश्वविद्यालय है वो आता है, कानपुर वाला, और भी बहुत सारे हैं, प्राइवेट से लेकर सरकारी तक, वो सब हमने देखा। और मुख्यमंत्री का नाम बताने की ज़रूरत है नहीं, उतना तो आप जानते हैं, और राज्यपाल का भी नाम जानते हैं। तो यहाँ तक हमने इसे कवर किया। तो सारांश के तौर पे हमने इस वीडियो में बहुत कुछ देखा, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चित्र में नहीं आपको दिख रही थी, उससे ज़्यादा आपको ऐसे मौखिक तौर पे बताई गई। क्योंकि उनका PDF अवेलेबल नहीं था, तो आप चाहें तो इस लेक्चर को नोट कर सकते हैं, स्लो मोशन में चला के नोट कर सकते हैं। इसमें जितने भी डाटा आपको दिए गए, जितना भी कुछ बताया गया है, सभी राज्यों को इसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, और परीक्षा में अब बहुत कम समय बचा है। तो 28 राज्य पूरा आप डिटेल डाटा, जैसे यूपी का अभी आपने सुना, वैसा देखने लगेंगे तब तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए उतना ही पढ़िए जितना आपके काम का है और आपको एग्जाम क्लियर करवा सके, ठीक है। तो उतना डाटा कवर इसमें किया गया है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा, कई बार देख लीजिएगा, और तब तक के लिए नमस्कार।